नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ ये आ रहा है कि वेनेजुएला से तेल ले सकता है रिलायंस, और ये कोई और नहीं, अमेरिका ने लाइसेंस जारी करके इनको ये अधिकार दिया है कि आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी कई देशों की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, यानी अमेरिका जो कल तक भारतीय तेल कंपनियों को टारगेट कर रहा था रूसी तेल लेने पर, आज वह पता चल गया कि ऐसा वह काम क्यों कर रहा है। जी हाँ, अपना माल बेचना चाहता है। वाजिब बात है, वेनेजुएला पर आज अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा तो उसी का है, उसके एसेट्स पर यानी संपत्ति पर भी है। तो अब उसने एक लाइसेंस जारी कर दिया, एक पहले डॉक्यूमेंट निकाला, बोला कि आप अप्लाई कीजिए। रिलायंस ने भी अप्लाई किया और रिलायंस को दे दिया गया इजाजत। रेटर्स ने बाकायदा इस बात को कोट किया है कि भारत की रिलायंस को वेनेजुएला के तेल के लिए अमेरिकी लाइसेंस मिल गया है। जी हाँ, बहुत बड़ा न्यूज। जी, इसको आपको समझना होगा। वैसे मैं बता दूं, ये जो लाइसेंस इशू किया गया किस विभाग के द्वारा किया गया, तो मैं बता देता हूं, OFAC अमेरिका का यह विभाग जो है, इसने लाइसेंस दिया। ये कौन सा विभाग है पता है आपको? ये वही विभाग है जो प्रतिबंध लगाता है। देखिए क्या नाम है इसका पूरा, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय। और यह विभाग जो है ना सर, प्रतिबंध को लागू करने वाला विभाग है। इसी विभाग ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाया। इसी विभाग ने वेनेजुएला की एक सरकारी कंपनी है PDVSA, जो वहां की ऑयल कंपनी थी, जो निकालती थी ऑयल, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके कारण से क्या था, विश्व के कई देश इससे तेल नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इसको प्रतिबंध की सूची में डाला गया। इसी विभाग ने बाकायदा जनवरी में विज्ञप्ति निकाली और कहा अप्लाई कीजिए, और उसको जनवरी में ही रिलायंस ने अप्लाई किया, और इसी विभाग ने रिलायंस को ऑर्डर दे दिया कि तुम तेल ले जाओ। आइए आगे और क्या है, इसमें भी समझना होगा कि ये जो लाइसेंस मिला है, इसमें क्या कर सकता है रिलायंस, जरा समझिए। खरीद सकता है, जो ऑयल निकाला गया है उसको खरीद सकता है, उस ऑयल को कहीं और जाकर निर्यात कर सकता है, उसका शिपमेंट यानी परिवहन कर सकता है, उसकी बिक्री कर सकता है, और अपने रिफाइनरी में, यानी जो जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है जामनगर, वहां पर ले जाकर के उसका शोधन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सारी फैसिलिटी दे दिया गया। लेकिन ये सारी फैसिलिटी जो दिया गया लाइसेंस में, ये डाउन स्ट्रीम का है, मतलब तेल निकालने के बाद। अप स्ट्रीम में ये लाइसेंस में नहीं दिया गया है। अप स्ट्रीम का मतलब, इसका मतलब लाइसेंस में ये नहीं कहा गया है कि आप खुद ही ड्रिलिंग करने लगेंगे, यानी खुद तेल का कुआं खोदेंगे, अन्वेषण यानी रिसर्च करेंगे, या तेल क्षेत्रों पर बातचीत करेंगे। किसके? PDVSA के द्वारा, जो वहां की सरकारी ऑयल कंपनी है। इन सबसे कोई बातचीत नहीं कीजिएगा, सीधा आप तेल लीजिए और जो करना है कीजिए। माना जाता है कि वेनेजुएला से हमारे देश तक तेल लाने में लगभग 25 से लेकर 35 दिन लगेंगे, वह भी मौसम के अनुसार होगा। और जो जामनगर में रिलायंस के पास जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार 1 से लेकर 3 दिन माना जाता है उसको रिफाइन करने में लगेगा। और उस तेल को, आपको पता है, जो भी तेल आता है वो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है। उसको रिफाइन किया जाता है तो उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एयरक्राफ्ट का तेल बनता है, LPG जो आपका गैस है वह भी बनता है। तो इन सब में 2 से 3 दिन लगता है। कुल मिलाकर के पूरा चक्र, यानी वेनेजुएला से तेल उठाना और यहां पर परिष्कृत कर देना, यानी कि रिफाइन कर देने में लगभग माना जाता है 30 से लेकर 45 दिन के बीच में समय लग सकता है। आप कहेंगे कि क्या हम कल तक रिलायंस जो था वो रूस से तेल ले रहा था, अब वह वेनेजुएला से लेगा, क्योंकि भारत पर प्रतिबंध लग सकता है फिर दोबारा से, क्योंकि 25% टैरिफ हटाया गया अभी हाल ही में। तो जरा इस बात को भी समझिए, रिलायंस को फायदा ही है, नुकसान नहीं है। इसलिए रिलायंस बहुत भारी मात्रा में तेल लेता भी था वेनेजुएला से। देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि वेनेजुएला का तेल कंपैरेटिवली विश्व में सबसे सस्ता माना जाता है, क्योंकि यह भारी तेल की कैटेगरी में आता है। क्योंकि भारी तेल इसलिए क्योंकि इसमें हाई कंटेंट ऑफ सल्फर होता है। सल्फर, रॉ सल्फर जो होता है इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यह तेल जो है, जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल है, वो अन्य तेलों से थोड़ा सा खराब क्वालिटी का और भारी माना जाता है। लेकिन इसको भी आप रिफाइन करके सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है, जरा इसको समझिए। वो यह है, रिलायंस की जो जामनगर की फैक्ट्री है ना सर, वह विश्व की सबसे
बड़ी फैक्ट्री मानी जाती है जिसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसके पास वो टेक्नोलॉजी है, आसान टेक्नोलॉजी है, जिससे वो भारी क्रूड ऑयल जिसमें बहुत सारा सल्फर हो उसको इजीली रिफाइन कर सकता है। इसलिए रिलायंस को बहुत फायदा होगा। रिलायंस को चाहे आप कहीं का भी तेल दे दीजिए, वह अपने कॉम्प्लेक्स जो रिफाइनरी है जामनगर का, उसमें वो रिफाइन कर देगा और इसको भी करेगा। चूंकि ये भारी होने के कारण सस्ता है तो रिलायंस को और प्रॉफिट होगा, रूस से भी ज्यादा। दूसरा पॉइंट जरा ये भी समझिए, वह यह है सालों से अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध रखा हुआ है, तो अभी भी कम खरीदार है, अभी कुछ ही को लाइसेंस दिया गया है, फिर बहुत दूर पड़ता है, लॉजिस्टिक वगैरह, भुगतान जोखिम, ये सब भी चीजें, लोगों को डर भी है। तो इन सब चीजों के कारण तेल और भी सस्ता हो जाता है। किसका? वेनेजुएला का। एक तो भारी और ऊपर से ये सब चीजें, तो रिलायंस को इससे और प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सर भारत को क्या प्रॉफिट होगा? निसंदेह रिलायंस यदि बनाएगा तो अंततः भारत सरकार भी खरीदेगी और वह निर्यात करेगा तो हमें डॉलर भी मिलेगा विश्व में। ठीक है, जरा इसको समझिए। अब आते हैं कुछ बातों को। रूस को भी अब देखना होगा, रूस का एंगल क्या हो रहा है। लेकिन कैपलर के प्रमुख संस्थान एक विश्लेषक है कैपलर यूनिवर्सिटी के, जिसका नाम है रतेलिया। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और यह संभव ही प्रतीत नहीं होता। हाँ, यह बात जरूर है कि भारत जो 40% तक पहुंच गया था रशियन ऑयल परचेज में, वह घट करके मुझे लगता है 20 से 15% रहा है, लेकिन वह आज भी भारत खरीद रहा है तेल। उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया, तर्क बड़ा लॉजिस्टिक है। उन्होंने कहा कि भारत में एक कंपनी जिसका नाम है नायरा एनर्जी, और नायरा एनर्जी में जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है वह है रसिया का। तो एक प्रकार से वो रशियन कंपनी है, तो रसिया अपना तेल नायरा एनर्जी को तो भेजेगा ही, क्योंकि उस पर प्रतिबंध नहीं है। या मैं कहूं रसिया का अपना मर्जी है, उससे हम भारत को तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका कहना है कि रूसी स्वामित्व वाला जो नायरा एनर्जी है वहां तो तेल भेजा ही जाएगा, और गुपचुप तरीके से यदि भारत तो कुछ और कंपनी को भेज दिया जाए तो कौन बड़ी बात। ठीक है, इस बात को भी जरा समझ सकते हैं आप। तो इन्होंने कहा कि इस बात को जरा, कैपलर ने कुछ और बातों को भी कहा कि इससे रूस को क्या इफेक्ट होगा, क्या रूस की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, क्योंकि रूस की इकोनॉमी बहुत हद तक टिकी हुई है रक्षा पर और तेल पर। तो यहां पर इस बात को समझिए कि भारत अभी तक छूट प्राप्त रशियन ऑयल लेता था। अब जैसे ही वो छूट प्राप्त रशियन ऑयल कम होगा तो रसिया अब उस तेल को किसको देगा? चाइना को, और चाइना आसानी से उस तेल को ले लेगा। देखो, जो चाइना अभी गल्फ कंट्री में जो तेल ले रहा है, गल्फ कंट्री मान लेते हैं सऊदी अरब या यूएई से जो तेल लेता है, वह उसको रोक देगा। जरा इस बात को समझिए, वह उसको रोक देगा, क्योंकि रसिया अब जितना तेल भारत को दे रहा था एक्स्ट्रा, मान लेते हैं उस 40% से जितना भी तेल कमा, तो वह लो कॉस्ट पर, यानी जो जिस रेट पर वो भारत को दे रहा था, हो सकता है आने वाले समय में चाइना को ऑफर करे। तो चाइना इनसे तेल क्यों लेगा? ठीक है, और जैसे ही चाइना इनसे तेल नहीं लेगा, वह रसिया से तेल लेगा, तब इनको भी खरीदार की जरूरत होगी और वहां भारत खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, यानी अब जो भारत अभी तक सस्ता तेल रसिया से ले रहा था, उसका एक विकल्प तो वेनेजुएला बना, लेकिन ये गल्फ कंट्रीज में जो ऑयल है वह भी एक विकल्प बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा तेल सऊदी अरब, यूएई, इराक से, ईरान तो मैं नहीं कहूंगा, इराक से चाइना लेता है। और यदि चाइना वहां से हटता है तो उनकी मजबूरी है, उनका भी ऑयल प्राइस कम होगा और भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि भारत उनसे भी तेल ले। यानी यहां पर केवल और केवल एक तरह से कहा जा सकता है ट्रेड सफल होगा, और इसके सिवाय कुछ नहीं। भारत को भी अच्छे विकल्प मिलेंगे और रसिया को भी तेल बेचने के लिए खरीदार मिलेंगे और चीन को और सस्ता तेल मिलेगा। ठीक है, लेकिन निस्संदेह ये बदलती हुई दौर में जैसा लग रहा है, रसिया और चीन की जो दोस्ती है वो थोड़ा सा और ताकतवर होगी और भारत के लिए थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन भारत पूरा प्रयास कर रहा है इसको काउंटर बैलेंस करने का। वैसे मैं इस बात को भी कह दूं, वहां के जो विदेश मंत्री हैं रूस के, उन्होंने इस बात को कहा है कि ट्रंप को छोड़ करके विश्व में कोई नहीं कह रहा है कि भारत ने रशियन तेल ऑयल खरीदना बंद कर दिया। यानी रसिया भी जानता है और भारत भी जानता है अंदर अंदर क्या चल रहा है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कहिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।